पीएस गगड़िया स्कूल में आपकी अहलिया टीचर हैं और हाई स्कूल गगड़िया में आपकी सिस्टर टीचर हैं, और उनके ऊपर एक इस तरह का इल्ज़ाम है लोकल पब्लिक का, क्या बहुत से टाइम में वो स्कूल्स में नहीं तो फिर जब इनको पहाड़ी बोर्ड का चेयरमैन बनाया तब छोड़ देना था, तब क्यों नहीं छोड़ा? अब इस वक्त क्यों याद आया? हमने असेंबली के अंदर ये जो आपको आज 4% मिला हुआ, ये आपके भाई ने टेबल किया था। की थी 26 जुलाई 2021 को, और आज हमारी मुलाकात हो रही है 6 अगस्त 2022 को। लगभग 1 साल और 10 दिन लगे मुझे आप तक पहुंचते, पब्लिक को भी आप तक पहुंचते पहुंचते 1 डेढ़ साल लगता है। या आप सिर्फ जर्नलिस्ट से दूर बात। असेंबली में जब बोला जाता है तो एजाज साहब अपने 6 साल के टर्म में सिर्फ 22 मिनट बोले। वो लेजिस्लेटर हैं जो बोर्ड मीटिंग में जाके शेर पढ़ते हैं और अपनी शायरी वहाँ पढ़ते हैं। ये लोगों के काम वहाँ नहीं रखते हैं। हम जब भी बोर्ड मीटिंग में बैठे, पुंछ के लिए हर बोर्ड मीटिंग में 5 से 10 प्रोजेक्ट सेंक्शन करा के ही हम उठे, और बाकी उन्हें शेर ज़रूर सुनाए, लोगों ने इनकी तालियां वहाँ ज़रूर बजाई। और जो ये लेजिस्लेटर ये कहते हैं, आप सिर्फ इतना, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो अपने घर की एक रोड देख लें। अपने घर की आधा किलोमीटर भी नहीं, 500 मीटर रोड नहीं बना सके अपने उस गांव में जहां पे 99.9% वोट उन्होंने, उसके बीडीसी बनने से पहले ही फंक्शनिंग था। और जिस दिन अगर हमने काम नहीं किया होता, जिस दिन शमीम साहब बीडीसी मेंबर बने, वो जाके उसी कम्प्लेक्स में उन्होंने अपना ऑफिस बिठाया है। जिस कमरे में वो बैठते हैं उसको भी अल्लाह का शुक्र है हमने ही बनाया, जितने वहाँ दिए गए वो सारी अलाइनमेंट हमने बनाई, सब कुछ किया। और जब दूसरी गवर्नमेंट बनी तो वो कहा जनाब देखो जी हमने फाउंडेशन स्टोन रख दिया रोड का। तो भाई अगर हमने 2010-11 में उसकी लकड़ी सारी कटवाई, अलाइनमेंट सारी करवाई, जो सीडीएफ फंड था ऑलमोस्ट 100% पुंछ पे ही था। मतलब अमाउंट में अगर बात की जाए तो कितना अमाउंट तब देखो काम किए थे, तो कहीं ना कहीं फिर नेक्स्ट इलेक्शन में एजाज साहब किस वजह से। सियासत की बात की जाए तो पुंछ की सियासत को कैसे भूलें, और पुंछ की सियासत की बात की जाए तो एजाज जान साहब को कैसे भूलें। सियासतदान हैं तो इल्ज़ाम लगेंगे, कुछ ओपोजिशन के, कुछ पब्लिक के। इन्हीं सब चीज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एनसी के गद्दावर नेता और फार्मर एमएलए पुंछ जनाब एजाज जान साहब मौजूद हैं। एजाज साहब, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एज अ एमएलए आपने पुंछ में ऐसे 5 कौन से बड़े काम के जो आप दावे के साथ पुंछ की आवाम को कह सकते हो का इस तरह के काम आज तक कोई भी फार्मर एमएलए पुंछ में नहीं करवा के बता सका जो काम मैंने करवाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि जो काम हमने किए और मैंने अपने ख़ास करके पीरियड पे किए, कि सबसे बड़ा काम मैं अपनी ज़िंदगी में समझता हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझसे वो काम लिया, वो ये है कि जो पुंछ में हमने जो ईदगाह की जगह जो हमने पुंछ के लोगों को दी, एक तो उससे पुंछ के भाईचारा में बहुत फ़ायदा हुआ, और ख़ास करके जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनको एक बहुत बड़ा इससे फ़ायदा हुआ, जो मैं अमूमन किसी स्टेज पे बोलता नहीं हूँ ना मैं कहता हूँ। उसके साथ साथ मैं समझता हूँ दूसरा जो बड़ा काम हमने किया, जो रमसा के तहत जो है हमने स्कूल अपग्रेड किए, बिल्डिंग्स अलॉन्ग विद द पोस्ट, वो पुंछ ब्लॉक में, मंडी ब्लॉक में, हर इलाके में, लोरन, साथरा ब्लॉक, आपका आ गया नंगाली साईं बाबा ब्लॉक। और ये जो हमारे कुछ ख़ास करके पुंछ के जो लीडर हैं वो आज बात करते हैं, उनकी अपनी पंचायतों में भी मैंने वो बिल्डिंगें उनको दी। आज भी वहाँ पे हमारे जो लगाए हुए पत्थर हैं वहाँ पे हैं। तो वो कहते हैं काम नहीं हुआ, लेकिन अपनी पंचायतों में जब वो देखते नहीं हैं कि उनके ही घर में जो स्कूल हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो हमने ही बनवाई हैं, वो मैं समझता हूँ बड़ा जो मेजर जो वर्क था वो था। और उसके बाद पुंछ म्यूनसिपैलिटी के अंदर जो पुंछ हॉस्पिटल है, उसकी आप कैजुअलिटी आप जाके देख सकते हो, मॉडर्न तरीके पे बनाई है। पुंछ हॉस्पिटल के अंदर आप देखिए कि जिस तरीके के हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और पहली बार पुंछ के अंदर सीटी स्कैन मशीन जो है वो लेके आए, वहाँ पे लगाया, मैं समझता हूँ वो हमारा तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट था। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में मैं कहूँगा आपको, वो पलेरा हो, अड़ाई हो, मंडी हो, अजोट हो, चंडक हो, मंगनाड़ हो, उन सब जगहों पे जो हमने हेल्थ सेक्टर को जो है अपग्रेड किया, पीएचसीज़ को अपग्रेड किया, सीएचसी बिल्डिंग्स बनाई, वो मैं समझता हूँ चौथा सबसे बड़ा काम जो है हमने वो लोगों को किया। और पाँचवा जो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में जो है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को जो सहूलियात हुई, जो पुंछ का पॉलिटेक्निक कॉलेज है, पुंछ जो यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसके लिए जो पैसे की सेंक्शन की, और वो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो पुंछ में हमने लाया, जो सेंक्शन करके लाया। और छठा काम मैं और आगे भी चलता हूँ, जो पावर ग्रिड स्टेशन है, आज पुंछ में जब हम
जब मैं एमएलए 2009 में बना तो वोल्टेज की आपको पता है क्या हालत थी। चंडक के अंदर जो रिसीविंग स्टेशन हमने अपग्रेड किया, उसके बाद जो अजोट में किया, फिर जुला सेक्टर में किया, फिर सावजिया सेक्टर का था, लोरन सेक्टर का था। मैं समझता हूँ आज जो पुंछ के अंदर जो बिजली की आपको वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं आती, जो बाकी मुश्किलात नहीं आती, वो एक प्रोजेक्ट था। उसके बाद अगर अगर मैं गिनना करूँ तो मुझे मुझे लगता है 5 घंटे, इसीलिए मैंने एजाज साहब, इन्हीं कामों पे एक बड़ा जो इल्ज़ाम आप पे अक्सर पुंछ के सियासतदान लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि एजाज साहब ने आज तक अपनी मंडी से पुंछ की जो सड़क है उसकी कंस्ट्रक्शन का जो काम था उसको ही सही से नहीं करवाया जा सका, और मंडी तहसील मंडी में बहुत से एरियाज़ में एजाज साहब रोड देने में नाकाम रहे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। ये एक रात में सारे नहीं बन सकते। लेकिन मैं आपको यकीन से कहूँगा, जहाँ कहीं जो रोड है जिस पे आप चलते हो, आते हो, जाते हो, हमने ही शुरू करवाई है। चंडक से मंडी की रोड, इसका अपग्रेडेशन का काम हमने 2012-13 में शुरू करवाया। अभी तक उसका काम जो है वो चल रहा है। लोरन की अपग्रेडेशन का हमने करवाया। आप सावजिया सेक्टर की देखिए, वहाँ पे भी हमने करवाया। अगर नंगाली साईं बाबा ब्लॉक में आप जाके साईं बाबा जी की ज़ियारत पे खड़े होंगे तो वहाँ से आप दाएं और बाएं तरफ दोनों देखिएगा, जितनी भी वो सड़कें हैं वो हमने ही शुरू कराई, हमने ही बनाई। सर, इसी में जो बीडीसी मंडी है शमीम गनई साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि एजाज साहब अपने ही आबाई गांव में रोड नहीं पहुंचा सके, वो रोड मैंने पहुंचाई है। चलो, अब मैं नहीं कुछ कहूँगा, वो भी हमारा भाई है। तो ये मैं कहूँगा कि मेरे अपने जो गांव है वहाँ पे जो रोड है, काफ़ी पहले से रोड बनी हुई है। मरहूम जान साहब ने वहाँ पे रोड बनाई, और मैंने अपने टेनेवर में गली मैदान से आज पीछे ढोक में जो जा रही है, इंशाल्लाह वो कश्मीर के साथ भी कनेक्ट फेयर वेदर हो चुकी है, उस पर भी काम चल रहा है, वो किया। और बाकी भी जो सड़कों का जाल है वो वहाँ के लोग आपको बता सकते हैं। और एक आपको मज़ेदार बात आपको ये सुनाऊंगा कि 2014 में जहाँ हमने सड़क छोड़ी, आप एक बार जाके गांव वालों के पूछ लीजिए, क्या उससे आगे वो 1 इंच भी उसको आगे लेके जा सके। आप एक लोकल लेवल पे जाके आप एनालिसिस कीजिए। ये जो अब ये जो है सड़कें निकाल रही हैं, ये सड़कें नहीं निकाल रहे, ये लोगों के साथ गलत हो रहा है। सड़क जो होती है, सड़क के लिए बाज़ाब्ता प्रोजेक्ट बनाया जाता है, प्रोजेक्ट जाता है, उसके लिए सैंक्शन आता है अमाउंट। कोई भी सड़क 4-5 करोड़ रुपए से कम नहीं बनती, उसमें लोगों का कंपनसेशन आता है, फिर कटिंग होती है, फिर वॉलिंग होती है, फिर ब्रेस्ट वॉल्स लगती हैं, फिर कलवर्ट्स लगते हैं, फिर उसके बाद शिंगल मेटल होती है, फिर उसके बाद लुक पड़ती है। अब ये लोगों को दिखाने के लिए कोई 4 लाख रुपए रख देगा, कहेगा भाई इसमें 3 किलोमीटर रोड निकलेगी। सड़क तो वो मशीन लगा के 1-2 किलोमीटर वो खोद देंगे, बाद में उस पर ट्रैक्टर ही चलेगा और जिसकी ज़मीन है वो भी परेशान। और आप देखिए, जो जितनी ये नई है, कहीं लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, लोगों को परेशानी नहीं। मैं नहीं कहूँगा, काम अभी भी हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन अब भी मैं ख़ास करके अपनी हमारी जो काउंसिल है पुंछ की, जिसको जो चेयरमैन है, मैम है, वो अच्छा काम कर रही है। उसने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए, सबमिट किए, और हमसे भी उसने पूछा कहाँ कहाँ पे आपको लगता है, हमने भी उसको ब्रीफ़ किया। पुंछ ब्लॉक में उसने अच्छा काम किया। काफ़ी जगह उसने सड़कें जो भेजी थी वो नाबार्ड के थ्रू। सर, आपने कौंसल की बात की, यहाँ पे भी एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जब कौंसल की मीटिंग होती है, मैक्सिमम मीटिंग में तमाम डीडीसी मौजूद होते हैं लेकिन डीडीसी मंडी मौजूद नहीं होती। देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, मीटिंग में वो होते हैं, जो मीटिंग ज़रूरी होती है उसमें वो बैठते हैं। अब एक मसला ये है कि काम होना चाहिए। पिछली बार भी काउंसिल में कुछ मेंबर वहाँ पे गए, उन्होंने क्या हालात बने, क्या मुश्किलात बनी, आप अच्छी तरह जानते हैं। हमें काम करने से मकसद होता है, और जिस मीटिंग में हमें पता है प्रोजेक्ट्स बनाने हैं या सैंक्शंस ऊपर भेजनी है, उसमें हम जाते हैं। और जहाँ स्मूथ फंक्शनिंग चल रही होती है, वहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो हमने चेयरमैन के ऊपर रखी होती है। क्योंकि जब सब मेंबर्स ने उसको वोट डाल दिया, उसको जब चेयरमैन बना दिया, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे ये खुशी है कि वो ठीक से काम कर रही है ऑन ग्राउंड। लेकिन कुछ हमारे में से कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको चलने नहीं दे रहे हैं, वो उसको तंग कर रहे हैं। लेकिन उनके तंग करने से उसको फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, उसका काम फिर भी चलेगा। और पुंछ में डीसी ऑफिस में आप जाते हो, जो डीसी ऑफिस का पूरा ऑफिस मैंने बनवाया। वहाँ की हर चीज़, पहले क्या डीसी ऑफिस होता था और आज का डीसी ऑफिस है, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, जम्मू कश्मीर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा डीसी ऑफिस नहीं है जो हमारे पुंछ का है। आपका इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिनी सेक्रेटरीट का मैंने सेंक्शन करवा के 2014 में जहाँ वो बिल्डिंग छोड़ी, आप जाके देखिए आज उस बिल्डिंग में सीआरपीएफ वाले रहते हैं। तो क्या वजूहत है, ये नहीं है कि हमने खाली बिल्डिंग बनाई और छोड़ दी, हमने पैसा भी उसमें सेंक्शन का दिया हुआ था।
मैं ये पूछना चाहता हूँ वो पैसा कहाँ गया, क्यों नहीं लगा। कौंसल में जाके ऊपर असेंबली में जब बोला जाता है तो एजाज साहब अपने 6 साल के टैनल में सिर्फ 22 मिनट बोले हुए हैं और ये टाइम पीरियड रिकॉर्ड है। क्या ये हकीकत है? अगर 22 मिनट बोला है तो उनको वो कॉपी पेश करनी चाहिए, उनको वो कॉपी लानी चाहिए 22 मिनट बोलना। और मैंने आपको फिर बोला ना, ये वो लेजिस्लेटर हैं जो बोर्ड मीटिंग में जाके शेर पढ़ते हैं और अपनी शायरी वहाँ पढ़ते हैं, ये लोगों के काम वहाँ नहीं रखते हैं। हम जब भी बोर्ड मीटिंग में बैठे, पुंछ के लिए हर बोर्ड मीटिंग में 5 से 10 प्रोजेक्ट सेंक्शन करा के ही हम उठे, और बाकी बाकी उन्हें शेर ज़रूर सुनाए, लोगों ने इनकी तालियां वहाँ ज़रूर बजाई। और जो ये लेजिस्लेटर ये कहते हैं, आप सिर्फ इतना, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो अपने घर की एक रोड देख लें, अपने घर की आधा किलोमीटर भी नहीं 500 मीटर रोड नहीं बना सके अपने उस गांव में जहां पे 99.9% वोट उन्होंने लिए। तो वो क्या मुझे बताएंगे, मैं इन सब जानता हूँ ये। एजाज साहब, वहीं आपने डीसी ऑफिस की बात की और उसी में एक और इल्ज़ाम शमीम गनई साहब का कहना है जब मैं बीडीसी बना जो मंडी का तहसील कॉम्प्लेक्स है वो बैठने के लायक नहीं था, तो उसमें आपने काम क्यों नहीं किया? फिर आप बेसिकली पुंछ के ब्लॉक के हो, आप मंडी में जाइएगा कभी तो वहाँ पता करिए, ये जो मिनी सेक्रेटरीट, ये जो तहसील कॉम्प्लेक्स है, ये मैंने ही शुरू करवाया। ये 2 फ्लोर थे, उसके बीडीसी बनने से पहले ही फंक्शनिंग था। और जिस दिन अगर हमने काम नहीं किया होता, जिस दिन शमीम साहब बीडीसी मेंबर बने, वो जाके उसी कॉम्प्लेक्स में उन्होंने अपना ऑफिस बिठाया है। जिस कमरे में वो बैठते हैं उसको भी अल्लाह का शुक्र है हमने ही बनाया है। अगर सावजियाँ पीएचसी की बात की जाए, वहाँ की एक लेडी डॉक्टर हैं जो मंडी हॉस्पिटल के साथ अटैच हैं। सावजियाँ के लोगों ने काफ़ी बार उसके लिए प्रोटेस्ट भी किया क्योंकि सावजियाँ की आवाम को एक लेडी डॉक्टर की वहाँ पे परमानेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आज तक उनको वापस से सावजियाँ में नहीं रेगुलर किया गया। क्यों? इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, मैं आपको बताऊं, 2-3 वजूहात होती हैं। आपको अगर डॉक्टर कहीं पे है, हमें डॉक्टर की सर्विसेज लेनी है, ना कि हमने डॉक्टर को कहीं बिठा के डिफंग कर देना है। सावजियाँ पीएचसी के अंदर हमारा ऑपरेशन थिएटर या जो हमारे डिलीवरीज़ होती हैं वो वहाँ पे पूरा भी फंक्शनिंग वहाँ पे नहीं है। वो सीएचसी में, सीएचसी जो होता है वो बड़ा हॉस्पिटल होता है, पीएचसी जो होता है वो छोटा होता है। अगर वो सीएचसी में मंडी में रहेगी, वो दिन में लोरन से लेके पुंछ, साथरा से लेके मंडी, गलीपिंडी से लेके मंडी, सावजियाँ से लेके मंडी तक, वो कम से कम 1-1.5 लाख लोगों को कैटर कर सकती है वहाँ पे। अगर मैं उसको सावजिया में इनिशियली इंस्टॉल कर दूँ वहाँ पे भी वो पूरी सर्विस नहीं दे पाएगी क्योंकि वो सामान वहाँ नहीं है। इसलिए हमने वहाँ पे अलग से एक डॉक्टर सावजिया में लगाया है जो वहाँ पे पूरा मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, और बाज़ाब्ता वो वहाँ से जब वो रेफरल मंडी में भेजता है उसी टाइम उसको हो जाता है। पीएस गगड़िया स्कूल में आपकी अहलिया टीचर हैं और हाई स्कूल गगड़िया में आपकी सिस्टर टीचर हैं, और उनके ऊपर एक इस तरह का इल्ज़ाम है लोकल पब्लिक का, क्या बहुत से टाइम में वो स्कूल्स में नहीं जाते? क्या ये हकीकत है, क्या वो स्कूल में रेगुलर नहीं जाते? देखिए, ये बात तो आपको वहाँ का स्टाफ बता सकता है, ये सवाल आप उनको पूछिए। अगर वो जाते होंगे तो ठीक है, मुझे तो किसी ने बोला नहीं, ना कहीं लोकल पे किसी ने बोला। कानून सबके लिए बराबर है, वो जाते होंगे, वो आप वहाँ के जेडीओ को पूछिए। मैं बोलूँगा तो कहेंगे देखो जी घर की बात कर रहे हैं, या आप उनको पूछिए, इसमें कोई नहीं है। आप जो वहाँ के कंसर्न ऑफिसर है वही आपको बता सकते हैं, मैं तो अपने घर के बारे में कह नहीं सकता। अच्छा साहब, जैसे आपने कहा पीएचई डिपार्टमेंट की बात करें तो 2012 में बनवत जो पुंछ ब्लॉक में एक एरिया पड़ता है, वहाँ पे ताज मयूद्दीन साहब जब मिनिस्टर थे वो पहुँचे थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक लिफ्ट स्कीम प्रोजेक्ट की स्टार्टअप किया था जो काम आज तक इनकम्प्लीट है। बहुत से टैंक बन चुके हैं, बाद में उसको लैंगशुइंग प्रोजेक्ट के नाम से भी नाम दिया गया, लेकिन वो प्रोजेक्ट आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। अगर लोरन जेड़ा स्कीम की बात करें, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वहाँ की लोकल पब्लिक के साथ किया गया, जहाँ भी पीएचई डिपार्टमेंट में बहुत बड़े बड़े घोटाले अक्सर नज़र आते हैं। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे टैंक बना के इनकम्प्लीट फंक्शनिंग नहीं है, छोड़ दिए जाते हैं। पूरा काम कहीं भी पीएचई डिपार्टमेंट भी कंप्लीट नहीं दिखा। आपने ये जवाब जो मैंने देना था आपने दे दिया, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2014 के बाद इन्होंने किया ही कुछ नहीं। इन्होंने ये किया, मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि एक टैंक था, वो मैंने फ़र्ज़ करो दे दिया कि जनाब आपने ये फ़लानी जगह बनाना है। हमने 2014 में उसके लिए प्लानिंग करके उसके लिए पैसा भी एयर मार्क कर दिया, उसके लिए जो वहाँ पे उसमें पाइपें लगनी थी, मोटर लगनी थी, वो सारा हमने रख दिया। और जब 2014 के बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई, जो नए लोग आए, वो पहले 5-6 महीने में कोई काम ही नहीं कर सके। अच्छा साहब, लगातार आप 2014 के बाद की जो गवर्नमेंट है उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन आज आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं के साथ अलायंस में इस पे मौजूद है। नहीं, मैं देखो, मैं आपको, आपने
आज का डिबेट रखा डेवलपमेंट के ऊपर, तो मैं डेवलपमेंट में वही कहूँगा ना जो मैंने किया, जो नहीं हुआ। अगर आप पॉलिटिक्स पे करते डिबेट, मैं आपको पॉलिटिकल डिबेट करता। आपने कहा कि आज का मौजू है डेवलपमेंट पे, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैंने वो बताया, जैसे हमने एक जगह एक टैंक रख लिया, पाइपें रख दी, तो जो दूसरी गवर्नमेंट आई वो लोग उसको फंक्शनिंग नहीं कर सके, ना वो अपने लोगों को स्कीम दे सके। उन्होंने किया जो हमने कहीं पे एक जगह वो टैंक रखा था, वो रखा था, उन्होंने कहा यार अगर यहाँ पे बना तो ये फ़ायदा तो जनाब उसको हो जाएगा। उन्होंने कहा भाई यहाँ से उठाओ, ये इसको फलानी जगह लगा दो। तो उसको इंजीनियर ने कहा जनाब अगर ये टैंक हम उधर ले जाएंगे ये वहाँ बन नहीं सकेगा, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट एस्केलेशन हो जाएगी। यहाँ ये चीज़ 100 रुपये की बनती है, वहाँ ये 200 की बनेगी। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं फंड्स का करूँगा अरेंज, आप हटाइए यहाँ से, उठाइए यहाँ से। उनने उठा के वो दूसरी जगह डाल दी। अब जब वो दूसरी जगह गई तो वही इंजीनियर की बात हुई, आधी बनी, आगे पैसा नहीं, ये लाने में नाकामयाब हुए। तो जब ये अपनी नाकामयाब हुए, उसकी वजह से जो है डेवलपमेंट डेफिसिट जो अभी जो आपको लग रहा है आज डेवलपमेंट नहीं हो रही है, आप कह रहे कोई वहाँ स्कीम नहीं बनी है, आप तो मेरा ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। हम खुद कहते हैं कि जनाब उसके बाद ये कर ही नहीं सके कुछ। आप मुझे बताइए ना, उसके बाद कौन सा इन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट लाया जिसमें मैं ये कहूँगा जी इन्होंने प्रोजेक्ट किया। ऐसे कर देते हैं, कहीं कोई कहता है जी आजकल तो वो दौर है कि अगर कोई कहीं पे काम है, बंदा आगे खड़ा हो जाता है, ए जनाब ये मैंने किया है। मुझे एक बार मैं एक जगह गया तो मुझे मेरे बड़े सीनियर साथी मिले, तो मुझे कहने लगे जनाब ये फ़लानी रोड शुरू हो जाएगी, ये किसने दी है? मैंने कहा यार जिसका आपको दिल लगता है आपको उसी ने दी है, आप सिर्फ उसको बनने दो। तो मसला ये है, लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। सावजियाँ और लोरन में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनको टूरिज़्म के नक्शे पे लाया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ें आज भी टूरिज़्म के नक्शे से कहीं न कहीं साइडलाइन की गई हैं। और सावजियाँ की एज़ कम्पेयर टू लोरन बात करें, लोरन में इस वक्त डाक बंगलो मौजूद है, लेकिन जो सावजियाँ का डाक बंगलो है उसकी जो हालत है बहुत ज़्यादा खस्ता है। एक भी टूरिस्ट हट इस टाइम सावजियाँ में मौजूद नहीं है, लोरन में वो भी है। कहीं न कहीं सावजियाँ में टूरिज़्म के नक्शो कदम पे क्यों पीछे रह गई सावजियाँ? चलो लोरन में तो आपने इंडोर्स किया, हमने बनाई है। अगर अगर वो एक दफ़ा एक मैंने पिक्चर देखी थी, कादर खान था। नहीं, जो आपने काम किया वो तो बताएँगे वो आपने किया है। एक मैं बता, कादर खान था, तो वो कहता है जनाब फ़लानी जगह फ्लड आ गया है, तो वो कहता है अपने आदमी को यार आप एक डबल स्टेटमेंट लिख लो। उसने कहा क्या? उसने कहा अगर चीफ मिनिस्टर बोट में गया लोगों को देखने के लिए, तो आप लिखना देखो जी कैसा चीफ मिनिस्टर है, ये बोट में गया है। जब जहाज़ मौजूद था वो जहाज़ में जाता, सबको देख के आता। तो वो उसको पीए कहता है सर अगर वो जहाज़ में गया तो कहना फिर आप स्टेटमेंट लिखना यार ये चीफ मिनिस्टर अजीब पागल है, ऊपर जहाज़ में घूमता रहा, डरता रहा, अगर बोट में आता कम से कम लोग चार बचाता। तो वही बात है, हमने लोरन में डेवलपमेंट हुई, सावजिया में भी डेवलपमेंट हुई। मैं टूरिज़्म में ये बताऊँ आपका, आज लोरन से लेके पुंछ, सावजिया से लेके पुंछ, दोनों तरफ रोड जो है वो टूरिज़्म में हमने डाली है। यहाँ पे हम जो काम करते हैं, हमने अपना काम प्रैक्टिकली किया। लोरन से कश्मीर रोड जा रही थी, 2009 में उसका प्रोजेक्ट बना। 3 बार खुद हम चीफ मिनिस्टर साहब ने चॉपर दिया। तासीन मुस्तफ़ा साहब चीफ इंजीनियर थे, ये मैं आपको 11 की बात सुना रहा हूँ, 11-12। तासीन मुस्तफ़ा साहब चीफ इंजीनियर थे, वो वहाँ पे गए, पहले बाज़ाब्ता नक्शा बनाया गया, और 2010 में 10-11 में मियाँ अल्ताफ़ साहब ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजा, और रोड लोरन से लेके तोशे मैदान तक जितने उसके बीच में दरख्त आते थे उनकी अलाइनमेंट बनाएगी, और उसी दौरान में वो पेड़ वहाँ पे काटे गए। काटने के बाद उन पेड़ों को लाया गया। फिर जब मैंने बात की मियाँ अल्ताफ़ साहब से, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो 2005 में अर्थक्वेक आया था, लोगों को डैमेजेस हुए थे, वो लकड़ी उन लोगों को वहाँ दे दी जाए ताकि उन लोगों के जो घर इनकम्प्लीट थे वहाँ दिए गए। वो सारी अलाइनमेंट हमने बनाई, सब कुछ किया। और जब दूसरी गवर्नमेंट बनी तो वो कहा जनाब देखो जी हमने फाउंडेशन स्टोन रख दिया रोड का। तो भाई अगर हमने 2010-11 में उसकी लकड़ी सारी कटवाई, अलाइनमेंट सारी करवाई, और मैंने भी उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब को कहा था कि सर हमने अलाइनमेंट सारी बना दी, ये कर दिया, आप वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रख दीजिए, मैंने खुद कहा। तो डाक बंगला था, उसके लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऊपर भेज दिया। आपको पता है फॉरेस्ट क्लियरेंस में टाइम लगता है, वो जैसे ही वो क्लियरेंस आएगी वो बन जाएगा। हमने व्यू पॉइंट्स रखे हुए हैं, वो वहाँ बन रहे हैं। और मैं ये कहूँगा मंडी से लेके सावजिया तक 2014 के बाद फिर अब मैं कहूँगा किसी ने वहाँ 1 रुपया नहीं जाने दिया, क्योंकि वहाँ सबको ये लगता है कि भाई ये जो है ये इनका। अच्छा साहब, अभी आपने कहा जो डीडीसी चेयरपर्सन है वो काम अच्छा कर रही हैं, तो आखिरकार क्या वजह है कि डीडीसी चेयरपर्सन के पास से ही पैसा सावजिया में जाना है? नहीं, मैं आपको पिछली बात कर रहा हूँ, मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ। वो तो अभी
बने हुए 1 साल उनको हुआ है, वो नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ 2014 के बाद 8 साल का गैप है। 8 साल के गैप में वहाँ कोई फंड्स नहीं जाने दिए गए, तमाम रोडें बंद की गई। जब 2021 में हम जब दोबारा अब डीडीसी वहाँ बने, ये जो काउंसिल बनी है, अब वहाँ पे काम शुरू हुए हैं। आप जाके देख लीजिए, अब वहाँ पे सड़कों के काम भी चल रहे हैं, अब वहाँ ब्लैक टॉप भी पड़ रहा है, अब वहाँ पावर भी ठीक से चल रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं वो वोट बेस्ड पॉलिटिक्स चलाते हैं। अच्छा सब टीएसपी के पैसे को लेके एक बहुत बड़ा कुछ अरसे पहले बवाल मचा था। हमने तमाम डीडीसी के इंटरव्यू किए, तमाम से जब टीएसपी के पैसे की बात की तो उनका कहना है जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा था वो ग्राउंड पे नहीं लगा। क्या आपके दौरे हुकूमत में टीएसपी का पैसा ग्राउंड पे लगा? अगर नहीं लगा तो क्या वजह रही उसकी? ये सवाल आप उन्हीं को पूछिए जो आज ये कहते हैं टीएसपी के। आप पिछले हमारी गवर्नमेंट का भी प्लान निकालिए, उस पर देखिए कौन दस्तखत करते थे, कौन बनाते थे। लेकिन अब ये बस ये चीज़ भी आपकी बिल्कुल जानवर, लेकिन पब्लिक का ये कहना है कि हमने अपना जो रहबर था, अपना जो लीडर था वो एजाज जान साहब को बनाया था। मेंबर उन्हें ऐसे चुनने थे जो काम करे, अगर नहीं चुन रहे थे तो उनके खिलाफ बोलना था। देखिए मैं बताऊं, क्योंकि कि अगर हम ज़्यादा इंटरफेरेंस करें तो वो लोग कहेंगे भाई ये टीएसपी में भी देखो ये इंटरफेरेंस करते हैं। एजाज साहब आपका करना तो बनता था। मैं आपको बताऊं, टीएसपी में जो काम हुए वो हमारे दौर में हुए। ट्रांसफार्मर्स भी गए, बिजली भी गई, सड़कें भी गई। लेकिन जो आज ये कहते हैं ये नहीं हुआ, ये तो वो हुई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये आपको मैं ये कहूँगा कि इसके आप इस पे आप बाज़ाब्ता एक स्टोरी कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट। इस पे आप एक स्टोरी कीजिए और स्टोरी में आप जो है पहले डॉक्यूमेंट सारे निकालिए, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को सारा देखिए, और जब वो सारा डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपके पास पहुंचेगी फिर आप इसको एग्जैक्ट बता सकोगे कि हमारे दौर में काम हुआ या नहीं हुआ। अभी तो ज़बानी खर्च चल रही है ना, सब लोग ज़बानी कह रहे हैं जी ये हुआ जी, वो हुआ जी, ऐसे हुआ जी, वैसे हुआ, उससे नहीं चलेगा। आप बाज़ाब्ता इसमें पूरी डिटेल्स निकालिए, डॉक्यूमेंट निकालिए। अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी मैं भी आपकी मदद करूँगा, मेरे पास भी डिटेल्स काफ़ी पड़ी हैं। अच्छा साहब एक चीज़ है जो पब्लिक का जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो चीज़ पब्लिक तक कभी पहुंचती नहीं है, वो है सीडीएफ फंड जो होता है। आप हमारी पब्लिक को ये बता सकते हैं आपके टर्न में ऑल ओवर टोटल सीडीएफ का कितना फंड पुंछ में पहुंचा? देखिए जो सीडीएफ फंड था ऑलमोस्ट 100% पुंछ पे ही था। मतलब अमाउंट में अगर बात की जाए तो कितना अमाउंट अमाउंट तब देखो मैं बताऊँ, जब हम एमएलए थे तब कोई अमाउंट इतना होता नहीं था, बड़ा कम अमाउंट था। ये इसका इन्हांस बाद में हुआ, जब मैं एमएलए बना तब शायद 40 लाख था कि 45, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और लास्ट का जब 1 साल हमें रहा तब शायद कोई 80 लाख के करोड़ के पास हो गया, मुझे एग्जैक्टली अभी याद है। तो हमें इतना फंड्स आए, लेकिन आप खुद सोचो 62 पंचायतें थी और 17 म्यूनसिपलिटी के वार्ड थे, तो उसमें इस छोटे अमाउंट को देना ही बड़ा मुश्किल है। पर पंचायत में 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख आएगा अगर आप उस हिसाब से देखोगे। लेकिन फिर भी हमने जो अपना काम किया, जो लोगों को दिया, वो लोगों के सामने आईना के तरह सामने है। अगर इतने काम किए थे तो कहीं ना कहीं फिर नेक्स्ट इलेक्शन में एजाज साहब किस वजह से हार गए? क्या कहीं ना कहीं शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ग्राउंड में ज़्यादा स्ट्रांग थे या कहीं ना कहीं पब्लिक नाखुश थी? देखिए मैं किसी पे वो इल्ज़ाम नहीं करता हूँ। बेसिकली क्या 2014 में जो फ्लड आया, फ्लड में पुंछ में बहुत भारी नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे लोगों ने इमीडिएटली, देखो हर जो आदमी, गरीब आदमी जिसका नुकसान होता है वो चाहता है इमीडिएटली मेरे को रिलीफ मिले। 14 में आया, उसके बाद हमें सिर्फ 3 महीने मिले। चीफ मिनिस्टर साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि 6 महीने के लिए इस गवर्नमेंट को एक्सटेंशन दी जाए ताकि जो हमारा रिलीफ प्रोग्राम है इसको हम बाज़ाब्ता जो है इम्प्लीमेंट कर सके। पहली बार हुआ कि चीफ मिनिस्टर खुद फूड और वो खुद उन्होंने जहाज़ से नीचे गिराया। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने टाइम हमें दिया नहीं। वो जो एक फ्लड का बीच में दौर आया, लोगों को लगा कि हमें इमीडिएटली क्यों नहीं रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ बांटने में, प्रोजेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। जो हमने प्रपोजल बनाया इमीडिएट इलेक्शन, मैं समझता हूँ उस फ्लड की वजह से हमें नुकसान हुआ। हमें एजाज साहब एक आखिरी सवाल है और ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। मैंने आपको जो फर्स्ट कॉल इंटरव्यू के लिए की थी वो की थी 26 जुलाई 2021 को, और आज हमारी मुलाकात हो रही है 6 अगस्त 2022 को। लगभग 1 साल और 10 दिन लगे मुझे आप तक पहुंचते, पब्लिक को भी आप तक पहुंचते पहुंचते 1-1.5 साल लगता है, या आप सिर्फ जर्नलिस्ट से दूर भागते रहते हैं? देखिए मैं जर्नलिस्ट से दूर भागता नहीं हूँ। मेरे पे पार्टी की बहुत सी जिम्मेदारी है, हमारे लोगों की बहुत सी जिम्मेदारी हैं मेरे पास। मैं कहता हूँ जब अल्लाह इज़्ज़त देता है तो बहुत बड़ी बात होती है। 2014 में एमएलए में नहीं बना तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता। मेरे पास 10 डिस्ट्रिक्ट और 36 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिनको मुझे देखना पड़ता है, जिसमें महीने में मैं कोशिश करता हूँ 15 से 20 दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देता हूँ, और बाकी जो मेरे 10-12 दिन बचते हैं वो मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हमें सारा देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है, लोगों को कोई मुश्किलात तो नहीं, परेशानी नहीं।
उन्हीं परेशानियों के बीच में रहते हैं। और जहाँ तक कि मीडिया में मैं ज़्यादा इतने इंटरव्यूज़ करता नहीं हूँ। आपने देखा होगा बहुत कम मेरे इंटरव्यूज़ आते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा इतना हमें टाइम मेरे पास आगे पीछे कहीं फंसा होता हूँ, तो इतने आते नहीं इंटरव्यू। आपने जब मुझे पहले शायद एक बार फ़ोन किया था, उसके बाद आपका भी फ़ोन इतना नहीं आया। तो अब जब मुझे आपका फ़ोन आया तो मैंने कहा ठीक है, आपको एक इंटरव्यू देते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन कुल मिला के देखिए, बात तब ये इंटरव्यू देने का तब फ़ायदा होता है जब ज़मीन पे आपने काम किया हो। अगर ज़मीन पे काम ही नहीं किया होगा, मैं इंटरव्यू में ही भागता रहूँगा, कभी आपको दूँ, कभी उसको दूँ, इसको दूँ। एक इंटरव्यू में तो आज आपने भी इंडोर्स किया, चलो जी काम आपने किए हैं। तो अगर मैं काम नहीं करता, ये इंटरव्यू दे रहे थे, यहाँ बहुत से ऐसे लीडर हैं जो खाली इंटरव्यू में ही बिलीव करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ग्राउंड पे काम हो, लोगों के साथ चला जाए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको भी इंटरव्यू देने का, क्योंकि नौजवान लोगों को आगे लाना है। अब प्रेस और मीडिया में भी जो है वो नौजवान लोग आगे आने चाहिए, आप जैसे लोग आगे आने चाहिए। और यही वजह है कि मैं आपके सामने आया हूँ। नॉर्मली मैं देता नहीं, हमें पार्टी का भी जो होता है उसके लिए मेरे पार्टी के स्पोक्स पर्सन होते हैं, जो पार्टी ने बनाया है। नॉर्मली ये उनकी असाइनमेंट है, क्योंकि जब आप एक पार्टी और एक सिस्टम के अंदर होते हो तो आप सिस्टम को वायलेट नहीं कर सकते। तो हमारी पार्टी के अंदर जैसे आपको कभी अगर इंटरव्यू लेना हो, उसके लिए इमरान डार साहब है, तनवीर सादिक साहब है, इफ़रा जान वो है, तो उन लोगों का ये डोमेन है इंटरव्यू देना, ये करना। अब क्योंकि आप लोकल हो, पूंछ के रहने वाले हो, लोकल आपने सवाल करने थे, तो मैं आपके सामने आया, मैंने आपको दिया। तो अगली बार इंशाल्लाह आपका जो मुझे आप कहिएगा, मैं इमरान साहब से या अपने जो हमारे स्पोक्स पर्सन से तनवीर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, आप उनसे इंटरव्यू भी लीजिएगा। अच्छा साहब, एक और आखिरी सवाल, जैसा कि मुश्ताक बुखारी साहब जो फार्मर एमएलए थे सुरनकोट से, एनसी से ताल्लुक़ था, उनने कहा फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को पहाड़ियों से नफ़रत है। क्या एजाज़ जान साहब को मंडी के पहाड़ियों से मोहब्बत नहीं है? क्या एजाज़ जान साहब को लगता है क्या पहाड़ियों से फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को नफ़रत है, ऐसा कुछ है? इसका मैं एक ही जवाब दूँगा, जो पहाड़ियों का बिल था, वो टेबल किसने किया और कौन तब एमएलए था जिसने वहाँ पे वो लाया? आप ये पता कर लीजिएगा। और जो ये कह रहे हैं बाकी लोग, इनका भी टेनओवर देखिए, क्या इन्होंने कभी असेंबली के अंदर वो टेबल किया? क्योंकि जब कोई एमएलए बनता है उनका उसकी ये ब्लेम था, जब मैं असेंबली के अंदर पहाड़ी लैंग्वेज में बोल रहा था, मुझे फ़ारूक अब्दुल्ला ने रोक दिया कि आप पहाड़ी में क्यों बोल रहे हो? तो फिर जब इनको पहाड़ी बोर्ड का चेयरमैन बनाया तब छोड़ देना था, तब क्यों नहीं छोड़ा? अब इस वक्त क्यों याद आया? हमने असेंबली के अंदर ये जो आपको आज 4% मिला हुआ, ये आपके भाई ने टेबल किया था तब, और उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, हमने वहाँ उस टाइम किया था। अच्छा सब, आखिर में पुंछ के अवाम के लिए आपका ख़ुसूसी पैगाम? पुंछ की आवाम को बस यही मैं कहना चाहूँगा कि सच्चाई के साथ रहें, ग्राउंड पे देखिए कि कौन लोग हैं जो आने वाला मुस्तकबिल, पार्टी जो है इस रियासत की, जो आने वाला मुस्तकबिल हमारे बच्चों का, हमारे घरों का, हमारी प्रॉपर्टी का, हमारे बच्चियों की, माँओं की, बहनों की इज़्ज़त जो संभाल सके, उसके साथ चलिए। और उन ताकतों के साथ मत जुड़िए जो आपको खुद पता है कि ये आगे जो है इनका अंधेरा ही अंधेरा है। वो अपने फ़ायदे के लिए बनेंगे और उसके बाद आपको सेल कर देंगे। तो बस वही मैं कहूँगा, अपना देखिए। बाकी आने वाला इलेक्शन आज होता है, साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, मुझे नहीं पता है। लेकिन ये जो इलेक्शन है, ये पुंछ के अवाम का इलेक्शन और जम्मू कश्मीर के लोगों का इलेक्शन है, उनके मुस्तकबिल का इलेक्शन है, ये उन्होंने फ़ैसला करना है। तो नाजरीन, ये थे हमारे फार्मर एमएलए पुंछ जनाब एजाज जान साहब। एक बार फिर से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। दीजिए अपने मेज़बान शहराज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।